नमस्कार। ये कहानी है बिहार के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र AC 206 की। एक ऐसी जमीन जो मिट्टी, मेहनत और सत्ता के एक बहुत ही जटिल चक्रव्यूह में घिरी हुई है। आइए इस विश्लेषण में बिना किसी पक्षपात के सिर्फ और सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों के जरिए यहाँ के चुनावी नतीजे का ऑटोप्सी और आगे का एक सटीक प्रिस्क्रिप्टिव ब्लूप्रिंट समझें। जमीनी हकीकत क्या कहती है और डेटा का सच क्या है, दोनों को आमने सामने रख के देखते हैं। इस संख्या पर थोड़ा ठहरते हैं। 58.78%। ये सिर्फ एक खोखला आंकड़ा नहीं है, ये चैनपुर के उन भूमिहीन कृषि मजदूरों यानी लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स की आबादी है जो इस मिट्टी की असली धड़कन है। इनकी आजीविका फसलों पर निर्भर है, इनके हाथ खेत की मिट्टी से सने हैं और इनका भविष्य उन नीतियों पर टिका है जो अक्सर इन तक पहुंच ही नहीं पाती। ये एक अकाट्य सच्चाई है जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी आर्थिक वल्नरेबिलिटी, उसकी कमजोरी को बेबाक तरीके से दर्शाती है। तो चलिए इस भौगोलिक परिदृश्य को समझते हैं। कैमूर जिले के इस क्षेत्र का लगभग 95.97% हिस्सा पूरी तरह से ग्रामीण है। यहाँ की राजनीति AC कमरों में नहीं बल्कि खेत खलियानों और नहरों के किनारे तय होती है। यहाँ का दैनिक संघर्ष, पानी का अभाव, रास्ते की धूल और रोजगार की तलाश, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। किसी भी राजनीतिक आकलन के लिए इस रूरल लैंडस्केप की गहराई और यहाँ के लोगों की पीड़ा को समझना सबसे पहली शर्त है। और अब आते हैं इस दुखदाई सच्चाई पर। 71%। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार कैमूर जिले में 71% महिलाएं एनीमिक हैं, यानी उनमें गंभीर खून की कमी है। चुनावी गणित अपनी जगह हो सकता है, लेकिन शासन के नजर से देखा जाए तो ये आंकड़ा क्षेत्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी नाकामी का जिंदा सबूत है। ये वही जमीनी पीड़ा है जिसे चुनाव में एक अहम मुद्दा बनना चाहिए था, एक ऐसी सिस्टमैटिक फेलियर जो हर घर को प्रभावित करती है। आइए अब इस ह्यूमन रियलिटी से निकलकर थोड़ा चुनावी गणित की तरफ बढ़ते हैं। 8,362 वोट्स। 2025 के विधानसभा चुनाव में इनकम्बेंट सत्तारूढ़ JDU ने RJD को लगभग 3.65% के इस बेहद मामूली अंतर से हराया। एक तरफ पूरा सरकारी तंत्र था और दूसरी तरफ विपक्ष का प्रयास, लेकिन जीत का यह नैरो मार्जिन बिल्कुल साफ कर देता है कि जमीन पर स्थिति कितनी अस्थिर थी। नतीजा किसी एक तरफ पूरी तरह झुका हुआ नहीं था। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है उस पर गौर कीजिए। इस डोनट चार्ट को देखने से पता चलता है कि JDU और RJD के बीच की इस कांटे की टक्कर में बहुजन समाज पार्टी ने पूरे 51,200 वोट्स हासिल किए। ये कुल मतदान का 22.35% है। इस मैसिव डिस्ट्रप्शन ने सीधे तौर पर एंटी इनकम्बेंसी मैथ को तोड़कर रख दिया। विपक्ष का जो वोटर कंसोलिडेशन होना था वो इस तीसरे ध्रुव के कारण पूरी तरह विफल हो गया। पिछले 3 चुनावों 2015, 2020 और अब 2025 के इस आर्क पर नजर डालना बेहद जरूरी है। इस डेटा से एक क्लियर पैटर्न उभर कर आता है। यहाँ के नतीजे सख्त पार्टी विचारधारा से नहीं बल्कि उम्मीदवारों के व्यक्तिगत नेटवर्क, उनके कैंडिडेट सेंट्रिक पुल से तय होते हैं। स्थानीय अलीजेंस और पर्सनल नेटवर्क इतनी तेजी से शिफ्ट होते हैं कि रिजिड पार्टी बाउंड्रीज यहाँ आकर ध्वस्त हो जाती हैं। ये पूरा सिस्टम वॉलेटिलिटी पर चलता है। यहाँ कुछ पल ठहरकर इस पूरी प्रक्रिया के मूल्य को समझना जरूरी है। एक सच्चे लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, ये भारत के संवैधानिक मूल्यों और नागरिकों की गरिमा का सर्वोच्च प्रतीक है। जब हम सटीक डेटा या चुनावी विश्लेषण की बात करते हैं तो इसका लक्ष्य हमेशा इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच को बढ़ावा देना होना चाहिए। एक ऐसी चर्चा जो जिम्मेदार हो, जो तथ्यों पर आधारित हो, जहां वोटर को सही और पूरी जानकारी मिले। यही सुशासन की यानी गुड गवर्नेंस की असली नींव है, जिसे हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए। तो वापस चलते हैं अपने विश्लेषण पर। इस चुनाव में एक बहुत बड़ी नैरेटिव फेलियर सामने आई। JDU ने सेक्युलर डेवलपमेंट का संदेश सरकारी मशीनरी के जरिए आसानी से जनता तक पहुंचाया, लेकिन महागठबंधन के पास अग्रेरियन डिस्ट्रेस जैसा इतना मजबूत मुद्दा होने के बावजूद उनका संगठनिक ढांचा इस हद तक अटका रहा कि वो एक सार्थक काउंटर नैरेटिव खड़ा ही नहीं कर सके। ये एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल पैरालिसिस था। और ये अगला पॉइंट बिल्कुल साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसे बेहद जरूरी जमीनी मुद्दों को हाथ से निकल जाने दिया गया। दुर्गावती रिजर्वॉयर का विफल होना, जिसके कारण किसानों को पानी नहीं मिला, 44% बच्चों में कुपोषण यानी चाइल्ड स्टंटिंग और रोजगार ना होने पर युवाओं का मास आउट माइग्रेशन, ये सब ऐसी नाकामियां थीं जिन पर एक बहुत ही भावनात्मक और तथ्य आधारित मुद्दा बन सकता था। पर विपक्ष इन हाईली इमोटिव लोकल ग्रीवेंसेस को वेपनाइज करने में पूरी तरह चूक गया। अब जरा RJD के रनर अप उम्मीदवार का निष्पक्ष आकलन देखते हैं। उनकी क्लीन इमेज का स्कोर परफेक्ट 5 है।
उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जो आज के वक्त में एक मजबूत एडवांटेज है। लोकल रूटेडनेस भी बेहतर है, लेकिन विमेन वोटर अपील में उनका स्कोर आके गिर जाता है, सिर्फ 2। वो क्षेत्र की उन 71% एनीमिक महिलाओं और मातृत्व स्वास्थ्य के डेफिसिट्स को एक मुद्दे के रूप में सामने लाने में पूरी तरह असफल रहे हैं। ये एक फेटल स्ट्रैटेजिक फेलियर था। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या हो। यहां से निकलकर आती है एक 4 फेज लैडर स्ट्रैटेजी, एक विन फॉरवर्ड ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ अगला चुनाव जीतने का छोटा हिसाब किताब नहीं है, ये गवर्नेंस ड्रिवन, डेटा संचालित इलेक्टोरल ओवरहॉल की नींव है। फाउंडेशन ठीक करने से लेकर सही नैरेटिव सेट करने, जमीनी कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने और आखिर में चुनाव दिन के स्प्रिंट तक। आइए इस फ्रेमवर्क को थोड़ा और डीपली देखते हैं। पहले 2 फेजेज पूरी तरह से स्ट्रक्चरल रिपेयर पर केंद्रित हैं। सबसे पहली जरूरत उस बीएसपी स्पॉइलर इफेक्ट को हटाने की है जो हमेशा वोट बांटता है, और इसके तुरंत बाद हेल्थ अट्रोसिटी कैंपेन शुरू करना होगा। मातृत्व स्वास्थ्य और कुपोषण के भयावह आंकड़ों को स्थानीय भाषा में लोकलाइज्ड वर्नैक्युलर कैंपेन के जरिए जनता तक ले जाना होगा। ये सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि गवर्नेंस की नाकामी का जिंदा सबूत बनकर आवाम के सामने आना चाहिए। आइए देखते हैं ये सब जमीन पर कैसे उतरेगा। पुराने जमाने की बड़ी रैलियों से अब बात नहीं बनेगी, टैक्टिकल शिफ्ट की जरूरत है। बेरोजगार युवाओं को मैप करके एक प्रवासी रोजगार ड्राइव चलानी होगी। मुंदेश्वरी टूरिज्म से उन्हें जोड़ना होगा। साथ ही माइक्रो ऑपरेटिव्स को खेत दर खेत जाकर नहर के पानी की कमी और कैनल डिप्राइवेशन का सटीक डेटा इकट्ठा करना होगा। रियल इश्यूज, रियल ट्रैकिंग। संचार के पुराने तरीके अब आउटडेटेड हैं, इसलिए एक भोजपुरी डिजिटल पिवट का होना अनिवार्य है। स्क्रिप्टेड फॉर्मल भाषणों को छोड़िए, स्थानीय माताओं और किसानों के अनस्क्रिप्टेड भोजपुरी वीडियो टेस्टिमोनियल्स सीधे लोगों तक पहुंचने चाहिए, बिना किसी ट्रेडिशनल मीडिया फिल्टर के। और गलत जानकारी से तेजी से निपटने के लिए एक 60 मिनट रैपिड रिस्पॉन्स वॉर रूम तैयार करना आज के वक्त में एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। लेकिन इस सब के बीच एक बेहद अहम बुनियादी उसूल है जिसे कभी भूलना नहीं चाहिए। जब भी स्थानीय वोटर इंटेलिजेंस और माइक्रो टारगेटिंग का उपयोग होता है, उसका आधार नागरिक गरिमा और कानूनी दायरा होना चाहिए। भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के अंतर्गत हर नागरिक की प्राइवेसी और कंसेंट, यानी उनकी निजी जानकारी की सुरक्षा और सहमति सर्वोपरि है। एक सच्चा नेतृत्व इन तकनीकों का प्रयोग सुशासन लाने के लिए करता है, किसी की निजी जिंदगी में दखल देने के लिए नहीं। इस पूरे आकलन का निचोड़ एक ही है। बिना इस स्ट्रक्चरल स्पॉइलर इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किए वोट का सीलिंग हमेशा परमानेंटली कैप्ड रहेगा। ये एक तटस्थ नॉन पार्टिसन चेतावनी है कि अगर चीजें स्टैटिक रहीं तो बदलाव कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई लीडर सही डेटा बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉलिड गवर्नेंस को अपनी नींव बनाता है तो ट्रू गवर्नेंस आरओआई जरूर मिल सकता है। एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। इस अध्याय को समाप्त करते हुए, अगर इन तथ्यों से बेहतर नेतृत्व की दिशा मिलती है तो अगला कदम बिल्कुल स्पष्ट है। इफ यू वांट टू बिकम अ पीपल सेंट्रिक लीडर एंड अपलिफ्ट योर कंस्टिट्यूएंसी, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041622. Purpose beyond politics. सोचिए जरा, क्या आगामी चुनाव इन ठोस जमीनी मुद्दों पर लड़े जाएंगे या एक बार फिर वही पुरानी राजनीति की धार चलेगी? फैसला भविष्य के हाथ में है।